Hello students, let's begin our session by discussing the topic ductile and brittle materials. So firstly we will discuss about the ductile and brittle materials. Ductile and brittle materials. देखो students, what are ductile materials? Ductile materials can be converted into thin wires. ठीक है, डक्टाइल मटेरियल्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, ब्रिटल मटेरियल्स जो है कांट बी और वायर्स कैन नॉट बी मेड, वायर्स कांट बी मेड फ्रॉम ब्रिटल मटेरियल्स. ठीक है, ब्रिटल मटेरियल से हम वायर्स को नहीं बना सकते. ठीक है, तो आपने देखा होगा वायर्स जो हैं, वायर मोस्टली मेटल्स की बनी हुई होती है. ठीक है, तो अगर हम डक्टाइल मटेरियल्स के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे जाएं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे जाएं अगर कौन से मटेरियल के? डक्टाइल मटेरियल के. ठीक है, तो ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पे कहीं पर क्या आएगी? इलास्टिक लिमिट, और यहाँ कहीं पे क्या आ जाएगा? ब्रेकिंग पॉइंट. ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट के बीच में क्या होता है? प्लास्टिक रेंज ना. इलास्टिक लिमिट एंड ब्रेकिंग पॉइंट के बीच में क्या रहता है? प्लास्टिक रेंज. ठीक है, इलास्टिक लिमिट एंड ब्रेकिंग पॉइंट के बीच में क्या रहता है? प्लास्टिक रेंज. तो डक्टाइल मटेरियल्स में इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट के बीच में जो ये प्लास्टिक रेंज है, उसकी रेंज क्या होती है? ज़्यादा होती है. ठीक है, प्लास्टिक रेंज किसके बीच में लाई कर रहा है? इलास्टिक लिमिट एंड ब्रेकिंग पॉइंट के बीच में ना. यस, इलास्टिक लिमिट क्या होता है? इलास्टिक लिमिट पे अगर हम स्ट्रेस को रिमूव भी कर देते हैं, तो लास्ट वीडियो में बताया था आपको. ठीक है, सपोज बी पॉइंट पे इलास्टिक लिमिट है, तो बी पॉइंट पे अगर स्ट्रेस को रिमूव भी कर देंगे तो वायर बी ए ओ पाथ फॉलो करते हुए ओ पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, यानी वायर अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेती है. ठीक है, अगर हम इलास्टिक लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट पे जो स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है उसको यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं ना. ठीक है, तो अगर हम यील्ड स्ट्रेंथ तक स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? वायर अपनी शेप या अपनी लेंथ चेंज करेगी. ठीक है, और उसके बाद क्या करेगी? अपनी लेंथ को रीगेन कर लेगी. सही है, बट इलास्टिक लिमिट के बाद क्या हो जाता है? वायर डीफॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, बट ब्रेकिंग पॉइंट आने के लिए, ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट क्या रहता है? इलास्टिक लिमिट से दूर रहता है. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वायर इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करते ही वायर ब्रेक कर जाएगी. ठीक है, नो, ये ज़्यादा स्ट्रेस को सहन कर पाते हैं. कौन? डक्टाइल मटेरियल्स एज कंपेयर टू ब्रिटल मटेरियल्स. ठीक है, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा, इसमें भी इलास्टिक लिमिट आती है ब्रिटल मटेरियल्स में, डक्टाइल मटेरियल्स में भी इलास्टिक लिमिट आती है. समझ रहे हो? ठीक है, सो इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस होते ही, है ना, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस होते ही वायर डिफॉर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी, बट ब्रेक नहीं होगी. ब्रेक होने के लिए थोड़ा इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर देंगे, वायर डिफॉर्म होगी. ठीक है, इसमें नेक एंड वेस्ट बनेंगे, कहीं से वायर थिन हो जाएगी, कहीं से थिक रहेगी. ठीक है, फिर अल्टीमेटली जाके ब्रेकिंग पॉइंट आएगा. ठीक है, सो डक्टाइल मटेरियल शोज लॉन्ग प्लास्टिक रेंज. ठीक है, जल्दी से ब्रेक नहीं करती, इसीलिए इनको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या है? कॉपर वायर, सिल्वर वायर. ठीक है, कॉपर, सिल्वर वायर, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स. इन्हीं की वायर बनती है ना. ठीक है, कि अगर सपोज स्टील है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है. ठीक है, एल्यूमिनियम की वायर्स भी डक्टाइल मटेरियल्स कहलाती हैं. ठीक है,
तो इन मटेरियल्स की वायर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे क्रेन्स वगैरह में यूज़ होते हैं ये, और लिफ्ट में यूज़ होते हैं। तो क्यों यूज़ करते हैं कि अगर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस भी अप्लाई कर दिया तो जल्दी से ये ब्रेक नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद देखो ब्रिटल मटेरियल्स। तो ब्रिटल मटेरियल्स कौन से मटेरियल्स होते हैं जिसमें, इनके अगर एग्जांपल देखूं मैं, ब्रिटल मटेरियल्स के एग्जांपल्स है सिरेमिक्स एंड ग्लास, सिरेमिक्स, ग्लास एक्सेट्रा, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ब्रिटल मटेरियल। स्ट्रेस एंड ये स्ट्रेन कर्व अगर हम देखें, ठीक है, तो ब्रेकिंग पॉइंट बिल्कुल पास लाई करते हैं किसके, इलास्टिक लिमिट के, ठीक है। ए बी पॉइंट पे कौन सा पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। और ए क्या है, इलास्टिक लिमिट, ए है इलास्टिक लिमिट और बी है ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। तो ब्रिटल मटेरियल्स में ब्रेकिंग पॉइंट एंड इलास्टिक लिमिट के बीच में जो प्लास्टिक रेंज है उसकी रेंज क्या रहती है, स्मॉल रेंज रहती है, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल शोज स्मॉल प्लास्टिक रेंज, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल क्या करते हैं, स्मॉल प्लास्टिक रेंज को शो करते हैं, इसीलिए इनको वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कि इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करते ही, तो या थोड़े से स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट से अगर लिमिट इंक्रीज कर जाए तो कुछ पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा, यानी ये मटेरियल इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस को सहन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो प्लास्टिक रेंज क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है। बहुत नैरो प्लास्टिक रेंज रहती है किसमें, ब्रिटल मटेरियल्स में, ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल शोज long plastic range, and what are brittle materials, brittle materials shows small plastic range in the stress strain curve, stress strain curve बनाएंगे। तो इसमें वायर ब्रेक होने के लिए क्या करती है, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस को सहन कर पाती है, ठीक है। अब इसमें रिलेशनशिप कांस्टेंट नहीं रहा ना कि स्ट्रेस के इंक्रीज करते स्ट्रेन बढ़ गया, तो थोड़े से स्ट्रेस से स्ट्रेन क्या करने लग जाता है, इंक्रीज करने लग जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टोमर्स। देखो इलास्टोमर्स स्टूडेंट्स, इसके अगर एग्जांपल देखें तो रबड़, एओर्टा आर दी एग्जांपल्स ऑफ इलास्टोमर्स, ठीक है। एओर्टा क्या होता है, एओर्टा इज एन आर्टरी फ्रॉम विच हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। एओर्टा कहाँ प्रेजेंट है, ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होती है, और इस आर्टरी है ये, ठीक है। तो हार्ट जब पंपिंग करता है तो एक वेसल के थ्रू हार्ट में एक वेसल होता है जिसके थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, तो दैट वेसल इज एओर्टा। तो इसकी वॉल्स जैसे पंपिंग होती है तो इसकी वॉल्स क्या करती है, एक्सपेंड करती हैं, फोर्स लगने से एक्सपेंड हुई, और जैसे ही वो फोर्स हटता है तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है, ठीक है। रबड़ में भी ऐसा होता है कि अपनी लेंथ से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा लेंथ तक स्ट्रेच हो जाता है। अगर हम रबड़ पे डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें तो ज़्यादा, अपनी ओरिजिनल लेंथ से ज़्यादा लेंथ तक स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। और रिलीज करने पर ओरिजिनल लेंथ पे वापस भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एओर्टा का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाए ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एओर्टा, तो इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। तो देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हुक्स लॉ कहीं पे भी फॉलो नहीं हो रहा ना इसमें, ठीक है, हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, और इसमें प्लास्टिक रेंज डिफाइन नहीं होती, ठीक है। यानी कहाँ ये वायर थिनिंग हो रही है, ठीक है। जैसे प्लास्टिक रेंज में वायर्स क्या हो रही थी, थिन हो रही थी, ठीक है, स्मॉल स्ट्रेस पे ज़्यादा इंक्रीज कर रहा था स्ट्रेन, तो ऐसे इनका वेल डिफाइंड प्लास्टिक रेंज नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम रबड़ की बात करें और उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखें, किसका, रबड़ का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ अ रबड़, सो इट इज समथिंग लाइक दिस, दैट, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रबड़ का अगर देखें तो यहाँ पे भी क्या फॉलो नहीं हो रहा,
हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। अगेन इनकी वेल डिफाइंड प्लास्टिक रेंज नहीं रहती, ठीक है। अपनी फोर्स अप्लाई करने पर अपनी ओरिजिनल लेंथ से ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे, इलास्टोमर्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इलास्टिसिटी आपको बताया था मैंने, व्हाट इज इलास्टिसिटी, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, property of material to oppose deforming force, या डिफॉर्मेशन को अपोज करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, डिफॉर्मेशन, ठीक है। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू अपोज डिफॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स हमें डेली लाइफ में ये लगता है कि रबड़ ज़्यादा इलास्टिक है, ठीक है। और हम डेली लाइफ की लैंग्वेज में रबड़ को क्यों इलास्टिक बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी ओरिजिनल लेंथ से ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, सही है। बट रबड़ और अगर हम स्टील को कंपेयर करें ना, ठीक है, रबड़ और स्टील को कंपेयर करें तो विच वन इज मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक इज स्टील। रबड़ और स्टील में कौन ज़्यादा इलास्टिक होता है, स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है, ठीक है। तो क्यों स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है, देखो इलास्टिसिटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अपोज डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करना है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा ऑपोजिशन होगी, ऑपोजिशन कैसे शो कर सकता है, अपनी बॉडी के अंदर ना चेंजेस लाके, ठीक है, अपने स्ट्रक्चर में ना चेंजेस लाके अपोज कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें चेंजेस आ गए वो डिफॉर्म हो गया, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, लो होगी, ठीक है। तो अगर हम स्टील की वायर के साथ एक मास हैंग कर दें और एक रबड़ मटेरियल के साथ वायर, रबड़ मटेरियल के साथ कोई मास हमने हैंग कर दिया, कोई ऑब्जेक्ट को हैंग कर दिया, ठीक है, तो रबड़ की कंपैरिजन में स्टील जो है वो ज़्यादा मास के ऑब्जेक्ट को अपने से हैंग करा सकता है, ठीक है। देखो एक हमने क्या ले लिया, एक स्टील वायर ले ली और इसके साथ ये ऑब्जेक्ट सपोज 100 kg का कनेक्टेड है, ये स्टील वायर है, और एक हमने यहाँ पे रबड़ मटेरियल ले लिया, ठीक है, और इसके साथ हमने सपोज 100 kg लगा दिया, तो हम देखेंगे कि रबड़ के साथ 100 kg मास हैंग करते ही ना ये क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी, ठीक है। बट स्टील जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस को सहन कर पाएगा, ठीक है। तो यानी स्टील के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो ज़्यादा अपोज कर रहा है किसको, डिफॉर्मिंग फोर्स को। देखो मास हैंग करने का मतलब हमने क्या लगा दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया ना, ठीक है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगने से स्टील के पार्टिकल्स स्ट्रेच होंगे, इसी तरह से रबड़ के पार्टिकल्स भी स्ट्रेच होंगे, ठीक है। तो कौन ज़्यादा इलास्टिक होगा, जो ज़्यादा एक्सटर्नल स्ट्रेस को सहन कर पाएगा, ठीक है, जो ज़्यादा अपोज कर पाएगा ना डिफॉर्मेशन को। तो अगर रबड़ जल्दी ब्रेक हो जाता है एज कम्पेयर टू स्टील, तो इसका मतलब रबड़ जो है उसकी ऑपोजिशन कम है एज कम्पेयर टू स्टील। सपोज रबड़ 100 kg पे ब्रेक कर गया और स्टील के साथ 100 kg का मास हैंग किया, वो ब्रेक नहीं हुआ, तो इसका मतलब कौन ज़्यादा इलास्टिक है, कौन ज़्यादा अपोज कर रहा है डिफॉर्मेशन को, तो रबड़ तो ब्रेक हो गया ही, बट तो ये तो हो नहीं सकता ज़्यादा इलास्टिक, तो कौन ज़्यादा इलास्टिक रहता है, स्टील, ठीक है। और इसको फिजिक्स लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ रबड़। यंग्स मॉडुलस क्या था, स्ट्रेस टू दी नॉर्मल स्ट्रेस टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ना, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस टू दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। तो अगर हम स्टील और रबड़ पे सेम स्ट्रेस अप्लाई करें, है ना, स्टील और रबड़ पे सेम स्ट्रेस अप्लाई करें, तो स्ट्रेन स्टील में कम प्रोड्यूस होता है। स्टील में अगर स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होगा तो उसका यंग्स मॉडुलस क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्ट्रेन क्या था, डिफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस हो रही थी ना, और यंग्स मॉडुलस में कौन सी डिफॉर्मेशन ले रहे हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हमने स्ट्रेस अप्लाई किया एक स्टील की वायर पे और एक रबड़ मटेरियल पे हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, दोनों पे 100 kg का हमने मास हैंग कर दिया, ठीक है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया यहाँ पे डेवलप होगा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसमें भी स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, इसमें भी स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो स्टील में स्ट्रेन कम प्रोड्यूस हुआ,
रबड़ में स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, स्टील में कम प्रोड्यूस हुआ। तो कम स्ट्रेन प्रोड्यूस होने का मतलब यंग्स मॉडुलस क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। यंग्स मॉडुलस ज़्यादा कब होगा, सेम स्ट्रेस पे अगर स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। तो इलास्टिक रबड़ और स्टील में कौन ज़्यादा इलास्टिक है, रबड़ और स्टील में स्टील ज़्यादा इलास्टिक है। क्यों, क्योंकि इस इलास्टिसिटी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अपोज डीफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सपोज रबड़ तो है, रबड़ सपोज जो हमने ये मटेरियल लिया है, ठीक है, सपोज रबड़ 5 kg पे ही ब्रेक हो गया, रबड़ मटेरियल के साथ 5 kg का मास हमने क्या हैंग किया और ये 5 kg पे ब्रेक हो रहा है, और सपोज स्टील की वायर के साथ हमने 1000 kg अप्लाई करने पे ये ब्रेक हो रहा है। रबड़ के साथ हमने मटेरियल 5 kg का अप्लाई किया, ठीक है, तो ये 5 kg पे ब्रेक हो रहा है, यानी 5.1 होते ही या 5 kg पे ये ब्रेक कर गया, ठीक है। और स्टील के साथ हमने, स्टील की वायर कब ब्रेक कर रही है, जब 1000 kg को हमने हैंग किया। तो 1000 kg हैंग करने का मीनिंग क्या हुआ, डीफॉर्मिंग फोर्स इंक्रीज कर देना। तो डीफॉर्मिंग फोर्स जो इंक्रीज की है, स्टील में ज़्यादा इलास्टिसिटी थी, है ना, स्टील का मटेरियल ऐसा है कि इसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी है, इसी वजह से वो एक्सटर्नल डीफॉर्मेशन को क्या कर पाया है, अपोज कर पाया है। थैंक यू।